जब भी रेडियो एक्टिविटी होती है तो एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है। तो जब वो टूटता है तो उसमें से या तो अल्फा पार्टिकल निकलता है, या बीटा निकलता है, या फिर गामा निकलता है, कुछ भी निकलता है। तो जब अल्फा निकलता है तो क्या होगा, बीटा निकलता है तो क्या होगा, गामा निकलता है तो क्या होगा, ये टॉपिक आपको बताएगा। हम क्या करने जा रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी का ही पोर्शन है। सीबीएसई एनसीईआरटी में क्या लिखा था, मैंने सिलेबस पढ़ के दिखाया था लास्ट टाइम कि रेडियो एक्टिविटी इज नॉट इन सिलेबस, हाउएवर सम स्पेसिफिक टॉपिक्स आर इन सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी, और ये स्पेसिफिक यही है। वो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट हट गया, कि n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर समथिंग, वो नहीं है। पर लेकिन ये है कि वो पूछता है एनसीईआरटी में कि जब अल्फा बीटा गामा डी के होते हैं तो क्या होता है। तो ये थ्योरी का पार्ट सारा एनसीईआरटी का पार्ट भी है और कॉम्पिटिशन का पार्ट भी है। तो इसके अंदर सबसे पहले अल्फा डी के क्या होता है। अल्फा डी के होता है जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एक्स जो है न्यूक्लियस वो वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम 42। अल्फा पार्टिकल में जो ए किससे डिवाइड माइनस करना पड़ेगा, 4, ए माइनस 4। और बीटा पार्टिकल में जो एटॉमिक नंबर है, सॉरी अल्फा पार्टिकल में जो एटॉमिक मास नंबर है 4 से कम हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से कम हो जाएगा, बिकॉज हीलियम 42 है। तो इक्वेशन को तो बैलेंस करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। ये अल्फा डी के है। जैसे आपको कुछ भी एक एलिमेंट दे दिया, एटॉमिक मास नंबर 212, अल्फा पार्टिकल निकला हीलियम 42, इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया 208, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया 81। तो आपसे ये नंबर पूछेगा कि एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर का क्या हुआ, पॉइंट नंबर 1। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है अल्फा डी के नॉर्मली उन एलिमेंट्स के साथ होता है जिसका एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, ग्रेटर देन 210, यानी कि बहुत हैवी एलिमेंट्स के साथ अल्फा डी के होता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड क्यू वैल्यू ऑफ द प्रोसेस। मतलब कोई न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियस में टूट गया, कोई न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में टूट गया। मान लो जो एक न्यूक्लियस था उसका कोई मास था, कुछ तो मास होगा, तो आप उस मास के कॉरस्पॉन्डिंगली एनर्जी निकाल लें, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। तो मान लो वो एनर्जी कितनी है, यू आई। मतलब एक न्यूक्लियस 2 में टूट गया, ऐसे लिख देता हूं, एक न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गया, इसका कोई मास होगा, इसका कोई मास होगा, इसका कोई मास होगा। तो ये इनिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसका इसके कॉरस्पॉन्डिंगली एनर्जी कितनी है, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, को एनर्जी आएगी यू आई। फिर इन मासेस के साथ इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर से एनर्जी आएगी यूएफ। तो जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि जो लेफ्ट साइड इक्वेशन न्यूक्लियाई है उसका कोई एनर्जी होगी, और राइट साइड 2 न्यूक्लियाई उनकी कोई एनर्जी होगी। तो वो कह रहे हैं कि मान लो यू आई इनिशियल एनर्जी है और यूएफ फाइनल एनर्जी आफ्टर रेडियो एक्टिविटी। तो इनका जो डिफरेंस होगा यू आई माइनस यूएफ, इसको बोलते हैं क्यू। क्यू का मतलब है क्यू वैल्यू, क्यू का मतलब है क्यू वैल्यू ऑफ द प्रोसेस। तो क्यू वैल्यू ऑफ द प्रोसेस का मतलब क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे सपोज करो आपके पास एक न्यूक्लियस है, इसका मास मान लो 10 यूनिट है, और सपोज करो ये जो 2 न्यूक्लियाई बने इनका मास है 5 and 2 7। आप सोचेंगे कि गायब कैसे हो गया, तो इस केस में ये जो 10 है ये 7 बन गया, कुछ तो बाइंडिंग एनर्जी बन गई, और बाकी जो एनर्जी है कितनी हुई, डिफरेंस कितना हुआ 3 का। वो 3 यूनिट ऑफ एनर्जी इनको मिलेगी इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि भागेंगे, जब 2 न्यूक्लियाई बनता है वो भागते हैं, क्योंकि जैसे एक टूटता है और 2 बनते हैं बॉम्ब एक्सप्लोजन की तरह। तो बॉम्ब एक्सप्लोजन में एक न्यूक्लियस 2 में टूटा, तो ऐसे एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2 ऐसे मूव करते हैं गोली की तरह। तो बेसिकली वो एनर्जी कहां से ला रहे हैं, वो यही एनर्जी का डिफरेंस है जो कन्वर्ट हो रहा है उनको एनर्जी की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसलिए जो ये डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, उसकी क्यू वैल्यू होगी। नेक्स्ट है एंड दिस इज अवेलेबल एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है, इसको और डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले अभी हमने कौन सा डीके डिस्कस किया, अल्फा डीके। तो जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो एक प्रोसेस जो इसमें पॉसिबल है उसका नाम है अल्फा डीके। रेडियो एक्टिविटी जब होती है अगर अल्फा डीके ना हुआ तो हो सकता है उसमें क्या हो जाए, बीटा डीके। प्रॉब्लम क्या बीटा डीके की, बीटा डीके इज अ प्रोसेस इन विच आइदर अ न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन या प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। होता क्या है, एक हैवी न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस में कुछ न्यूट्रॉन्स हैं कुछ प्रोटॉन्स हैं। अगर मान लो न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स वर्सेस प्रोटॉन्स रेशियो चेंज हो गई। और याद है वो एक ग्राफ था लाइन वाला, तो वो ग्राफ वेरिएशन हो जाएगा, यानी कि अनस्टेबल हो जाएगा न्यूक्लियस।
अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाए जो स्टेबिलिटी के लिए चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन भी चाहिए, प्रोटॉन भी चाहिए। मान लो प्रोटॉन तो रह गया एक दो, न्यूट्रॉन हो गए 200, अब तो अनस्टेबल हो गया, प्रोटॉन तो कम हो गए, न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा हो गए, तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल है और वो अपने आप को ब्रेक कर लेगा दो हिस्सों में। और वो क्या करेगा, जो नए हिस्से बनेंगे उसमें न्यूट्रॉन जो शुरू में ज़्यादा थे उसमें कुछ प्रोटॉन भी बने मिलेंगे, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स थे बड़े न्यूक्लियस के वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, प्रोटॉन में। तो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकते हैं। जब बड़ा न्यूक्लियस छोटे में टूटेगा तो बड़े के अंदर बहुत न्यूट्रॉन्स थे, लेकिन जो छोटे निकलेंगे उसमें न्यूट्रॉन्स कम निकलेंगे, प्रोटॉन थोड़े से ज्यादा होंगे ताकि वो स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए। उल्टा भी हो सकता है, ओरिजिनल न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन ज्यादा है और न्यूट्रॉन्स कम है, तो अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो फिर जब वो प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से वो अनस्टेबल है, वो दो न्यूक्लियर में टूट जाएगा और ताकि प्रोटॉन्स को थोड़ा कम करते हुए न्यूट्रॉन्स को बढ़ाएगा ताकि रेशियो ठीक रहे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में बीटा डीके में या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है, डिपेंडिंग कि ओरिजिनल के पास न्यूट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन ज्यादा है। तो कह रहे हैं न्यूक्लियस इज फॉर्म विद मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर मान लो प्रोटॉन ज्यादा थे तो जो न्यूक्लियस बनेगा उसमें न्यूट्रॉन ज्यादा मिलेंगे, और अगर न्यूट्रॉन ज्यादा थे तो प्रोटॉन ज्यादा मिलेंगे। कहने का मतलब न्यूट्रॉन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन्स। कैसे, न्यूक्लियस ब्रेक करके दो हिस्सों में बनके। तो वो कह रहे हैं कि इस केस में ये सब वही लिखा हुआ जो समझा रहा हूं। जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, मान लो न्यूट्रॉन ज्यादा थे और न्यूट्रॉन मान लो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, दो न्यूक्लियाई टूट जाएंगे, तो उस केस में न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, पूरे प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो जो रेडियो एक्टिविटी, देखो नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, आपको केमिस्ट्री में तो हुआ नहीं, होगा कैसे, वो कौन सा न्यूक्लियस ब्रेक कर करके दिखाते हैं। न्यूक्लियस ब्रेक करना तो बहुत बड़ी बात है, वो तो बहुत एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर खेलना है। तो न्यूक्लियर, आप इलेक्ट्रॉन के आखिरी शेल को एक्साइट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन को, ये तो न्यूक्लियर ब्रेक करने की बात है, ये तो बहुत बड़ी एनर्जी चाहिए। तो रेडियो एक्टिविटी आम नॉर्मल प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई न्यूक्लियस टूट जाता है और उसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है तो साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन को बीटा नेगेटिव पार्टिकल बोलते हैं, बीटा माइनस। तो बीटा डीके एक्चुअल में दो तरीके का होता है, बीटा माइनस और बीटा प्लस। तो इसमें बीटा नेगेटिव निकलेगा कब, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा और साथ में एक और पार्टिकल निकलेगा जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो पे क्वेश्चन नहीं आता, पर वैसे बता देता हूं। इट इज सपोज टू हैव जीरो रेस्ट मास, इसका कोई मास नहीं है फोटोन की तरह, और ये चार्जलेस है, इसका चार्ज भी नहीं है। तो इसलिए हम इसको स्टडी नहीं करते, ना तो इसका मास है ना इसका चार्ज है, इसको छोड़ देते हैं। मेन बात है कि इस तरीके की कन्वर्जन है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, और हाँ, इसका जो है स्पिन क्वांटम प्लस माइनस हाफ होता है, वो केमिस्ट्री में सिखाते हैं। क्वेश्चन ही आएगा, वो कहेगा मेरे पास एक एक्स एटम है, एटॉमिक मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर जेड है, और मेरे को इसमें बीटा नेगेटिव डीके करके दिखाओ। तो ब्रैकेट में लिख लो ये कौन सा डीके है, ये बीटा नेगेटिव डीके है, तो ब्रैकेट में लिख लेना दिस इज बीटा नेगेटिव डीके। बीटा नेगेटिव डीके का मतलब होता है कि क्या निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, E0 -1 निकलना, इसे बीटा नेगेटिव डीके बोलते हैं। तो चेक करो, x y में कन्वर्ट होगा, इसे बोलते हैं बीटा नेगेटिव। देख रहे हो, बीटा नेगेटिव। और ये एंटी न्यूट्रिनो, इसको तो कोई वैसे लिखना है लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, E0 -1। तो जो y निकलेगा उसका एटॉमिक मास नंबर विल रिमेन सेम, एज में तो फर्क पड़ेगा नहीं, पर एटॉमिक नंबर z की जगह क्या हो जाएगा, Z+1 हो जाएगा। तो यहां पर ये a हो जाएगा और ये z। तो याद रखना, बीटा नेगेटिव डीके में जो एटॉमिक मास नंबर है इट रिमेन सेम, एंड जो एटॉमिक नंबर है इट इज इंक्रीज बाय 1। तो ये समझ में आ रहा है बीटा नेगेटिव डीके। तो देखो a जो है वो a रहता है, और जो z है वो Z+1 हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, E0 -1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसे बीटा नेगेटिव, वो पेपर में देगा, पेपर में ऐसे कुछ देगा, वो कहेगा बीटा नेगेटिव डीके करके दिखाओ, तो आपने ये निकाल के एटॉमिक नंबर को 1 से इंक्रीज कर देना है। जो थ्योरी ऊपर बताई वो नहीं आएगी, इक्वेशन आएगी ऐसी। फिर जैसे नेक्स्ट है, अब उल्टा भी ट्रू है। अगर आपका प्रोटॉन ज्यादा है ओरिजिनल न्यूक्लियस में, तो वो न्यूक्लियस टूटेगा और प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन में। लेकिन ध्यान से, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था तो बीटा माइनस निकला था, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो बीटा प्लस निकलेगा, इसे बीटा प्लस बोलते हैं। और बीटा प्लस का मतलब है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन निकलता है, और उस एक पार्टिकल जिसका कोई मास नहीं है उसको न्यूट्रिनो बोलते हैं। तो बेसिकली ये इसको बीटा पॉजिटिव डीके बोलते हैं, ये आएगा पेपर में।
वो कहेगा बीटा पॉजिटिव डीके करके दिखाओ, तो लिख लेना दिस इज बीटा पॉजिटिव डीके। बीटा पॉजिटिव क्या होता है, E0 माइनस वन, नहीं E0 1, 0 माइनस वन नहीं 0 1, ये बीटा प्लस है। बीटा माइनस में 0 माइनस वन है, बीटा प्लस में 0 1 है। क्या है पॉइंट, यहां तक क्लियर है? तो इस केस में ये x है और ये बीटा प्लस है, बीटा प्लस में 0 1 है, तो a में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो आपका z है वो z माइनस 1 हो जाएगा। उसमें प्लस 1 होता है, इसमें माइनस 1 होता है। अब पढ़ लेना क्वेश्चन में कि बीटा माइनस बोला है या बीटा प्लस बोला है, और अगर मान लो वो सिर्फ बीटा डीके बोलता है, ना वो माइनस बोलता है ना प्लस बोलता है, फिर क्या करें? फिर बाय डिफॉल्ट बीटा माइनस ही लेना है, E0 माइनस 1 ही निकालना है। वैसे वो बीटा पार्टिकल बोलता है, बीटा प्लस बोलता नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट बीटा मींस बीटा नेगेटिव ओनली, इलेक्ट्रॉन का निकालना है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि बीटा डीके क्या है? तो हमने क्या किया, सबसे पहले अल्फा डीके, रेडियो एक्टिविटी होगी तो हो सकता है उसमें से अल्फा डीके हो जाए, अगर वो ना हुआ तो फिर क्या होगा, बीटा डीके हो जाएगा। बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव, कुछ तो होगा डिपेंडिंग, प्रोटॉन ज्यादा है या न्यूट्रॉन ज्यादा, मैं कह नहीं सकता। और अगर ये भी ना हुआ तो तीसरा प्रोसेस है रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये नई चीज है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कैप्चर है कि जब भी रेडियो एक्टिविटी होती है और एक न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है, जो छोटा न्यूक्लियाई है उसका बाय डिफॉल्ट जब वो नया नया बनता है उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। न्यूक्लियस का एनर्जी लेवल बहुत हाई है, अंदर न्यूक्लियॉन्स का एनर्जी लेवल बहुत हाई है। वो क्या करता है, जो के शेल के इलेक्ट्रॉन है उसको कैप्चर कर लेता है, उसको उठा लेता है और न्यूक्लियस के अंदर ले आता है। ये तो यार मतलब ये अजीब ही प्रोसेस है। न्यूक्लियस सबसे नियरेस्ट के शेल के इलेक्ट्रॉन को उठा के न्यूक्लियस में ले आता है। उसका करता क्या है, प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होता है और न्यूट्रॉन बन जाता है। अगर उसको न्यूट्रॉन की कमी है ना न्यूक्लियस को, उसको न्यूट्रॉन कन्वर्ट करें, वो इलेक्ट्रॉन उठा लेता है और न्यूट्रॉन बना लेता है अपने को स्टेबल करने के लिए। तो ये देखो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या बना लेता है, एक न्यूट्रॉन बना लेता है। तो एक्स है, एक्स ने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में E0 माइनस 1, ये देखो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या आएगा, E0 माइनस 1। तो आपके पास क्या आएगा, एक नया एलिमेंट बनेगा जिसमें y a की वैल्यू विल रिमेन सेम और z क्या हो जाएगा, z माइनस 1। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर होना। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी हो सकता है। तो जब रेडियो एक्टिविटी होगी या तो अल्फा डीके होगा, हीलियम 42 निकलेगा, या बीटा डीके होगा, E0 माइनस 1 या E0 प्लस 1 निकलेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा जिसमें E0 माइनस 1 यहां से कैप्चर करके रिजल्ट बनाया जाएगा। तीसरा प्रोसेस है। कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या होगा, पेपर पूछने वाला तुम्हें कहेगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके दिखाओ और बताओ ए और जेड कितना होगा, ऐसे। और अगर ये भी ना हुआ तो इवन इसमें तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में एक्सरेज भी निकल सकती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होगा, वैकेंसी क्रिएटेड, एटॉमिक शेल में वैकेंसी क्रिएट हो गई और ऊपर का इलेक्ट्रॉन नीचे उस वैकेंसी में गिर सकता है, जिससे जो रेडिएशन निकलती है एक्सरे, तभी तो रेडियो एक्टिव बहुत डेंजरस है। अनएक्सपोज्ड एक्सरेज और पता नहीं कौन कौन सी रेज निकलती हैं, उससे आपकी बॉडी खराब हो सकती है। तो रेडियो एक्टिविटी तभी डेंजरस है, पता नहीं क्या छोड़ेगा वो न्यूक्लियस टूट के। तो अगर ये भी ना हुआ, अब क्या होगा, फिर गामा रे निकलेगी। तो या तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा, या इलेक्ट्रॉन उठा लिया जाएगा, या फिर गामा। गामा के अंदर क्या होता है, ये कह रहा है कि इन अ ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियो, इन अ ग्राउंड स्टेट पे जो न्यूक्लियस होता है ना, वो उसके जो न्यूक्लियॉन्स हैं ऑक्यूपाई सच अ क्वांटम स्टेट्स विच मिनिमाइज टोटल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी एनर्जी ना काफी कम होती है ताकि न्यूक्लियस स्टेबल रहे, मिनिमम एनर्जी होती है। बट प्रॉब्लम ये है कि हायर एनर्जी स्टेट्स आर अवेलेबल टू द न्यूक्लियॉन्स। अगर वो चाहे तो न्यूक्लियॉन्स को अगर आप एक्साइट करो तो वो हायर एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तुम न्यूक्लियस को एक्साइट करने की सोचना भी मत कि मैं जाऊंगा लैब में न्यूक्लियस एक्साइट करूंगा, नहीं होएगा तुमसे। तुमसे तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन भी ना होंगे, लैब के अंदर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन तक जाना कोई आसान बात थोड़ी ना है। तो आउटर शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वो इजी है, लेकिन इनर शेल को तो टच करना बहुत मुश्किल है। और ये तो न्यूक्लियस ब्रेक करके उनके न्यूक्लियॉन्स को ऊपर हाई एनर्जी देना इम्पॉसिबल है। इसके लिए तो न्यूक्लियस तोड़ना पड़ेगा, और न्यूक्लियस टूटने को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। तो जब रेडियो एक्टिविटी होती है, दो नए नए न्यूक्लियस निकलते हैं बिल्कुल फ्रेश एकदम, तो बाय डिफॉल्ट उनका एनर्जी लेवल सभी न्यूक्लियॉन्स का बहुत हाई होता है, बनते ही हाई होता है, बाय नेचर हाई होता है। और जब वो हाई होता है वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे,
यानी कि जो दो न्यूक्लियस बनेंगे वो एक्साइटेड स्टेट में होंगे, और जैसे ही वो नीचे गिरेंगे, मतलब नीचे एनर्जी लेवल पे आएंगे, अपने आप को स्टेबल करेंगे, तो रेडिएशन छोड़ते हैं। वो रेडिएशन फोटॉन्स छोड़ते हैं, और वो फोटॉन्स किसके होते हैं? गामा के। तो गामा रेडिएशन छोड़ते हैं। तो मतलब जो जब नया न्यूक्लियर बनता है वो हायर एनर्जी स्टेट में होता है, लोअर में लाने के लिए उनको वो क्या करते हैं? अपने आप को रेडिएशन छोड़ते हैं, उनका नाम है गामा रेस। तो ये लिखा हुआ है कि ये पहले पैराग्राफ में ये लिख रहा है कि आप न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को एक्साइट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी देनी पड़ेगी, जो इम्पॉसिबल है। तो इट इज देयरफॉर डिफिकल्ट टू एक्साइट द न्यूक्लियस टू हाई एनर्जी लेवल। हाउएवर अल्फा बीटा डीके जब होके चुकता है, अल्फा बीटा डीके हुआ, डॉटर न्यूक्लियस जनरली फॉर्म्ड इन वन ऑफ इट्स एक्साइटेड स्टेट। जो डॉटर न्यूक्लियस बने वो ऑलमोस्ट एक्साइटेड स्टेट में बनते हैं, और सच अ न्यूक्लियस जो एक्साइटेड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में आने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर फेंकते हैं, और जिनका नाम है गामा रेस। और जो एनर्जी वो रिलीज करते हैं वो hc बाई लैम्डा से लैम्डा गामा रेस आती है। तो इस तरीके से ये गामा रेडिएशन निकलती है। तो ये था आपका अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस का काम।